हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पीवाईक्यू एक नज़र में हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सभी सब्जेक्टों को, जितने भी हमारे 6 मेन सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और साइंस टेक, ठीक है, इन मेजर टॉपिक्स को, मेजर सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यू के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन पीवाईक्यू को देख करके हम आगे कैसे अपनी रणनीति तय कर पाएँ, या आगे हम कैसा ऐसा अध्ययन करें कि जिससे जो है हमारी आगे की तैयारी अच्छी हो सके और हम फालतू कुछ भी ना पढ़ें, बिल्कुल जो है डायरेक्शन वे पे, सही वे पे हम पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो हमारा तात्पर्य यही था, बहुत सोच समझ करके ये जो है सीरीज लेकर के आए हम। इसीलिए लाए थे कि जो है बच्चों को कहाँ कहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है इस फील्ड में, तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने गलती की वो गलतियाँ आपसे ना होने दूँ। ठीक है, तो आप अगर इसको निरंतर फॉलो करोगे तो इसका फायदा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आप एक दो सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे, फिर आप अध्ययन करने गए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ये चीज़ तो उन्होंने बिल्कुल सही बताई थी, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें हम फालतू की पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ते समय हमें दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा, इससे प्रश्न ऐसे बने थे, तो फिर हम उसी हिसाब से पढ़ते। तो अभी हमने 2015 तक की जो है डिस्कशन कर लिए थे, 2013 से लेकर के। ठीक है, 3 साल के पेपर हमने डिस्कशन कर लिए। देखिए, देखने के लिए तो आप भी देख सकते हो, आप खुद से भी एनालिसिस कर लो, लेकिन बच्चे खुद से एनालिसिस कर नहीं पाते हैं, तो फिर हमको इसलिए ये सीरीज स्टार्ट करनी पड़ी। ऐसे तो आप देखते हो कि हमें कुछ भी ऑनलाइन वैसे देखना नहीं चाहिए, कायदे से हम खुद ही कर लें, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमें कहीं ना कहीं पर कुछ गाइडेंस की आवश्यकता महसूस होने लगती है, तभी हम विंटर के रूप में आपकी मदद कर रहे होते हैं ना। तो सीधे चलते हैं हम सीधे सिलेबस पे। तो हमारी सर्वप्रथम रणनीति का हिस्सा सिलेबस होता है। हम कुछ भी पढ़ें तो पहले हमको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है। सिलेबस पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू हम देख ही रहे हैं, तो हमें सिलेबस का भी ध्यान रखना है। तो देखिए सिलेबस में क्या दिया हुआ है, भारतीय राजतंत्र और शासन। ठीक है, तो इसका मतलब कि पॉलिटी तो पूछेगा पूछेगा, प्लस उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का गवर्नेंस का भी पार्ट आपसे अपेक्षा रखता है। देखिए, इंडियन पॉलिटी प्लस गवर्नेंस दिए हुए। ठीक है, तो आप गवर्नेंस, जैसे मैं अभी उत्तर लेखन करा रहा हूँ, तो वहीं पर आप थोड़ा बहुत दिया, जैसे ई गवर्नेंस है। ठीक है, आ गया चर्चा में, उसमें कोई नई स्कीम आ गई तो यूपीएससी आपसे प्रश्न की अपेक्षा रखता है, इसलिए उसने गवर्नेंस डाल दिया। ठीक है, फिर हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक पूरा आपको ठीक से पता होना चाहिए कि अनुच्छेद। फिर उसके बाद फिर आपको मेन पढ़ना है कि भाग, जैसे 5 देख लिया, 6 देख लिया है ना, इस तरह से जो है आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम देखना है। पंचायती राज, देखिए यहाँ पर पंचायती राज दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर सिलेबस में डिफाइन है प्रीलिम्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सरकार कोई नीति लाती है, लोक नीति, उस पर ध्यान रखना है। राजनीतिक प्रणाली में आप जैसे राजनीतिक दल हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर राइट्स हो गए, तो इसमें जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, है ना, डीपीएसपी हो गए, थोड़ा सा आपको इनको देख लेना है। फिर अधिकार संबंधी मुद्दे, मतलब कोई मुद्दा अगर चल रहा हो तो उस पर ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर आते आते बहुत ज़्यादा आपको प्रीलिम्स में डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो फिर हमको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी समझ में आ रही है, तो हम मेंस के सिलेबस को थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर मेंस का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप जीएस सेकंड में जाओगे मेंस के सिलेबस में, तो वहाँ पर आपको शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली, पॉलिटी, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय को थोड़ा सा किनारे कर देंगे। बाकी हमने शुरू के 10 पॉइंट लिए जो पॉलिटी से ही संबंधित हैं। ठीक, बाकी आप जब पढ़ें तो ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे, तब आपको ठीक से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इनको आप पॉज करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंस आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो फिर आपका प्री निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे संसद है, राज विधायिका है, उसकी संरचना होगी, मतलब संसद की संरचना होगी, फिर राज विधायिका की संरचना होगी। इसको डिफाइन किया करिए सिलेबस को, है ना, कि भाई संसद के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो संसद की संरचना, संसद के कार्य, संसद के कार्य संचालन, संसद की शक्तियां, संसद के संसदीय विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, राज्य विधायिका लेंगे, राज्य विधायिका की संरचना, उसके कार्य, उसके कार्य संचालन, उसकी शक्तियां, उसके विशेषाधिकार और उससे उत्पन्न होने वाले विषय। तो ऐसे डिफाइन कर करके। ठीक है, फिर भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, मान लो जो है आयरलैंड से तुलना, यूएसए से तुलना, ठीक है, रसिया से तुलना, है ना, इस तरह से आपको तुलना करनी है मेन देशों से, साउथ अफ्रीका जहां से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, फिर विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखना है। फिर विवाद निवारण तंत्र, ठीक है, संस्थान हो गए, जो आपके इंस्टीट्यूशन हो गए, उनको थोड़ा बहुत देखना है। संघ और राज्य के कार्य और उत्तरदायित्व, जैसे संघीय ढांचे से संबंधित कोई विषय आ गया, जैसे जीएसटी वगैरह आ गया, तो आपको थोड़ा सा उसका पॉलिटिकल पक्ष आपको ये पॉलिटी में देखना है। फिर उसकी चुनौतियां क्या है, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त हस्तांतरण, जैसे आप 280 वित्त आयोग पढ़ोगे तो वित्त हस्तांतरण देखोगे, पंचायती राज तक का जाना है ना, उसकी चुनौतियां। फिर भारतीय संविधान, उसके ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ये मेन चीज़ें हैं। आपको इनको कभी आप कहोगे तो मैं सिलेबस डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पर अगर डिफाइन करने लगा तो समय ज़्यादा चला जाएगा। डिफाइन यहाँ पर कुछ हद तक है, तभी हमको देखना है ना कि प्रीलिम्स में डिफाइन है, तो मेंस के सिलेबस को जरूर देखेंगे। फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें साफ साफ दिया हुआ इसकी संरचना। तो पहले कार्यपालिका की संरचना, फिर न्यायपालिका की संरचना, ठीक, फिर उसके संगठन,
कार्य यहाँ पर फिर डैश दिया हुआ, फिर उसके कार्य के बाद डैश, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह, वही दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में इनकी भूमिका। ठीक, फिर इसके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इसका मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1950, 1951, ये ध्यान रखना है। ठीक, फिर विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कि मतलब सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है ना, और भी उपराष्ट्रपति की कैसे होती है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, इस तरह से विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य, उत्तरदायित्व, सांविधिक। अब देखिए आपको ये शब्दावली मैंने एक बार पूछी थी आपसे, संवैधानिक, एक होती सांविधिक, एक संवैधानिक, ठीक, और एक आपकी विधिक, एक संविधान इतर, मतलब संविधान से संविधान इतर, नेतर भी कह सकते हैं इसे, इतर करोगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको लिख थोड़ा सा लिखते नहीं बनता यहाँ पर। फिर विनियामक, रेगुलेशन और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, ठीक है, जैसे कि अर्धन्यायिक निकाय कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको जाना है कि जैसे कुछ जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, एक तरीके से कभी कभी जब सदस्यों के विशेषाधिकार का मुद्दा आ जाता है या कुछ स्पेशल उनको ट्रीट करना होता है, जैसे दल बदल को लेकर के आ गया मुद्दा, तो अर्धन्यायिक मतलब कि संगठन का भी काम करते हैं वो। तो सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप और उनसे अविकल्पित तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे। तो इस प्रश्न में देखिए आपको 2016 में सिर्फ 6 प्रश्न लिए गए, मतलब कि आए हुए थे राज्य व्यवस्था में, तो हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। आप देखिए यहाँ पर मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, प्रश्नों में आप जाओगे तो मैं आपको उत्तर बताता हुआ नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि आपको कई बच्चों को लग रहा होगा सर उत्तर बता दें। उत्तर हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि होता क्या है कि उत्तर बता देंगे, आपको उत्तर पता चल गया, लेकिन आप एग्जाम में उसको कर नहीं पाओगे, दोबारा वैसा प्रश्न आ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमको वहां पर ये देखना है कि हमको पढ़ना क्या है, कहाँ पर से क्वेश्चनों की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखना है कि कैसे प्रश्न की प्रकृति रहती है, क्वेश्चन कैसे देता है। जैसे यहाँ पर दिया राष्ट्रीय हित में भारत की संसद, देखिए सिलेबस में दिया हुआ तो मेंस में, अब प्रीलिम्स में कहीं पर आपको कायदे से दिखाई नहीं देगा। ठीक, यहाँ पर कहीं पर एलिब्रेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा, मेंस के सिलेबस को हमको इसीलिए ध्यान देना होता है। तो राज्य संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि इसके लिए एक संकल्प कहाँ पर पारित हो, पहले आपको पढ़ना है। संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों से पारित कर लिया जाए, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के आधार पर सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थिति एवं देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर उत्तर नहीं बताऊंगा, देखिए इसकी प्रकृति कैसे पूछ रहा है, मतलब पूरा उसने लिख दिया उठा करके। तो आपको जब भी आप पढ़ें कोई भी किताब, आप एनसीईआरटी या कोई लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ें, तो उसको पढ़ते समय ये ध्यान दें कि राज्य सूची से संबंधित विषय है, तो उसको ध्यान से पढ़ें कि अगली बार हो सकता है कि धन विधेयक से पूछ ले, क्योंकि ये राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को स्पेशल पावर हो जाता है राज्यसभा का। ठीक है, तो आपको राज्यसभा से संबंधित पावर पूछ लेगा। अब अगली बार क्या होगा, धन विधेयक से संबंधित पूछ लेगा। अब पूछा ही गया है, धन विधेयक में लोकसभा को पावर होता है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देते हुए पढ़ना है इनके कथनों को। ठीक, आगे चलते हैं। फिर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से, अब देखिए लोकसभा फिर पूछा, तो इसका मतलब संसद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। संसद हो गया, न्यायपालिका होगी, ठीक है, प्लस कार्यपालिका, ये 3 चीजों को आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि इनको पढ़ते समय इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, अब क्या लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, उसके 17 अवसान, अब ये क्या होता है 17 अवसान। ठीक है, फिर सत्र आहूत क्या होता है, ये शब्दावली सत्र आहूत क्या होता है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, लैप्स का मतलब क्या होता है, ये शब्दावली इनको पढ़िए आप। ठीक, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया, लोकसभा के विघटन के व्यक्तिगत नहीं होगा। अब ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये रिपीट करता है ये प्रश्न, अभी 2022, 23, 24, 25 तक ये रिपीट करते रहे, तो इनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको संसद अच्छे से जाकर के पढ़नी है। ठीक, फिर इसके बाद किसी व्यक्ति के पंचायत, देखिए यहाँ पर पंचायत दिया हुआ है, इससे प्रश्न, इसका मतलब प्रीलिम्स में डिफाइन है, तो आपको पंचायत को नजरअंदाज नहीं करना। एक तो संवैधानिक विषय है, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, तो ये भी आपको पढ़नी ध्यान से, तो इसको ध्यान रखना है। तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 है। ठीक, आपको पता ही कितनी होगी, 21 है कि 20 है, आप बताओ। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय, मतलब जो बचा हुआ समय है, मान लो कि 5 साल होनी चाहिए, अब 4.5 साल तक काम किया उन्होंने, 4.5 साल के बाद हो सकता है ग्राम प्रधान जी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद बचा हुआ समय मान लो कि 6 महीने बचे हुए हैं, तो क्या वो उसी समय चुनाव होगा या बचे हुए समय के लिए कौन कौन उसका पदभार संभालेगा या क्या करेगा। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है
जो बचा हुआ समय वहाँ पर ग्राम सचिव आके काम करता है, कौन करता है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। हो सकता है एप्लीकेशन बेस्ड यूपीएससी प्रश्न बना दे, तो सोचना है आपको, ठीक है, फालतू नहीं सोचना है कि कुछ भी सोचने लगे, ज़्यादा गहराई में जाओगे तो फेल हो जाओगे। पीएचडी नहीं करनी है हमको, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक, तो आप इतना ध्यान रखना है। फिर आगे हम ग्राम न्यायालय अधिनियम। अब इसमें लोग इस समय जो है लोक अदालत काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोक अदालत ग्राम न्यायालय से कैसे भिन्न है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में पढ़ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा दिमाग में, जब ये करंट पे आप पढ़ते रहोगे ना तो ये सब चीज़ें आएंगी। पीवाईक्यू देखोगे, करंट देखोगे तो ऑटोमेटिक हो सकता है कि द हिंदू से ही कोई लाइन उठा के यूपीएससी रख दे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल न्यायालयों, केवल इस तरह के शब्द, ये हम एलिमिनेशन मेथड अभी बताएंगे कुछ समय बाद, तो फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिविल न्यायालयों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं कर सकता है, ठीक है। यह नियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। इसके बारे में पढ़ो जाके ग्राम न्यायालय, ठीक है। तो पॉलिटी पढ़ोगे तो इनको ध्यान दो। फिर हम निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न आ गया, राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कार्यपालिका। फिर राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। आपको पता ही होगा जो चीफ सेक्रेटरी राज्य का सबसे उच्च पद होता है चीफ सेक्रेटरी का, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब जैसे केंद्र में आओगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाता है, ठीक, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो इतने ही प्रश्न आए हुए थे, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाद में हम एलिमिनेशन मेथड भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको नॉलेज अपना बढ़ाना है, मतलब क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करने हुए थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप उतना पढ़ लोगे तो फिर एलिमिनेशन मेथड लाओगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड जो है काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।